कहा जाता है इतिहास बनाने के लिए एक बड़ी सोच के साथ बड़े कार्य करने की भी आवश्यकता होती है और कुछ लोग इतिहास पढ़ते नहीं बल्कि इतिहास बना देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि त्रिवेदी। जनादेश न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ, जिस प्रोग्राम का नाम है शख्सियत। शख्सियत के पहले प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामर कहा जाता है। ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि ये है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा के बिना परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम की कल्पना तक नहीं की जा सकती। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नियति को बदल कर रख देने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा के कारण एटॉमिक एनर्जी में भारत आज विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्रामर क्यों कहा जाता है? तो भाभा एकमात्र सामर्थ्य रखने वाले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने केवल 18 महीने में ही भारत के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाने का सामर्थ्य दिखाया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1916 में मुंबई में एक शिक्षित एवं धनी पारसी परिवार में हुआ था। भाभा के परिवार में अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की लंबी परंपरा रही थी, जो कि इस पारिवारिक परंपरा ने होमी भाभा के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की शिक्षा की, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही पूरी की। डॉक्टर होमी भाभा शिक्षा के अलावा कला, संगीत और साहित्य में भी रुचि रखते थे। बात करते हैं भाभा के विश्वविद्यालय अध्ययन की। हालांकि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा सम्मान के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन वे विदेश में किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने अल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने 1927 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भाग लिया, जहां उन्होंने ऑथर कॉम्पटन द्वारा सार्वजनिक व्याख्यान देखा, जो अगले साल के भौतिक नोबेल में पुरस्कार जीतेंगे। 1923 में कॉम्पटन प्रभाव की खोज के लिए भाभा ने बाद में कहा कि उन्होंने पहली बार कॉस्मिक किरणों के बारे में सुना, जो उनके भविष्य के शोध का विषय है। अब बात करेंगे भाभा के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टडी करने की। अगले वर्ष उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गोनविले और केएस कॉलेज में प्रवेश लिया। यह उनके पिता और उनके चाचा दोराबाजी के आग्रह के कारण था, जिन्होंने भाभा के लिए कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने और फिर भारत लौटने की योजना बनाई, जहां वे जमशेदपुर में टाटा स्टील मिल्स में मेटलर्जिस्ट के रूप में शामिल होंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के एक वर्ष के भीतर ही भाभा ने अपने पिता को पत्र लिखा। वो पत्र कुछ इस प्रकार था: मैं आपसे गंभीरता से कहता हूँ कि इंजीनियरिंग के रूप में व्यवसाय या नौकरी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। यह मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है और मेरे स्वभाव और विचारों के बिल्कुल विपरीत फिजिक्स में मेरी लाइन है। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ महान कार्य करूँगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य केवल उसी चीज में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट कर सकता है जिसके लिए वह जुनूनी है, जिसमें वह विश्वास करता है, जैसा कि मैं करता हूँ कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता है कि वह वास्तव में पैदा हुआ है और इसे करने के लिए नियत है। मैं भौतिकी करने की इच्छा से जल रहा हूँ। मैं इसे कभी कभी करूँगा और मुझे करना होगा। यह मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा है। मुझे सफल आदमी या किसी बड़ी फर्म का प्रमुख बनने में कोई इच्छा नहीं है। बुद्धिमान लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं और उन्हें ऐसा करने देते हैं। ये कहने का कोई फायदा नहीं है। आपको एक वैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने विज्ञान के लिए 2 हूट की परवाह नहीं की, इंजीनियरिंग बनो, यह बुद्धिमान आदमी का काम है, यह चीजों की प्रकृति में नहीं है। इसलिए मैं वापस विनती करता हूँ कि मुझे भौतिकी करने दे। अपने बेटे की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते हुए भाभा के पिता ने गणित में अपनी पढ़ाई को वित्त देने पर सहमति व्यक्त की, बशर्ते कि वह अपने मैकेनिकल ट्राइप्रोस पर प्रथम श्रेणी प्राप्त करे। भाभा ने जून 1930 में मैकेनिकल ट्राइप्रोस और 2 साल बाद गणित ट्राइप्रोस को प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ पास किया।
अगर बात करें परमाणु भौतिक में आरंभिक शोध की, तो 1931 भाभा इंजीनियरिंग में सैलोमन्स छात्रवृत्ति का आयोजन किया। 1932 में राउस बॉल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप पर उन्होंने कोपेनहेगन, ज्यूरिख और उट्रेच का दौरा किया। अपनी पढ़ाई के दौरान भाभा ने हंस कैमर्स का भी दौरा किया, जो उस समय यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय में पदार्थ के साथ विद्युतीय चुंबक तरंगों की परस्पर क्रिया में सिद्धांतिक शोध करने वाले प्रोफेसर थे। 1933 में भाभा को आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति के लिए चुना गया था, जिसे उन्होंने अगले 3 वर्षों तक आयोजित किया और रोम में भौतिक संस्थान में एनरिको फर्मी के साथ काम करने के लिए अपना समय व्यतीत किया। उसी वर्ष भाभा ने गामा विकिरण को अवशोषित करने में इलेक्ट्रॉन वर्षा की भूमिका पर अपना पहला पेपर प्रकाशित किया। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज और इसके गुणों की व्याख्या करने के लिए डिराक के छिद्र सिद्धांत के निर्माण में उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र के निर्माण को उत्प्रेरित किया था। भाभा ने इस क्षेत्र को अपने करियर का फोकस बनाने के लिए चुना। अपने जीवन काल में इस विषय पर 50 से अधिक पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की शुरुआत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाभा ने 1935 में ऑन कॉस्मिक रेडिएशन एंड द क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन शीर्षक से अपने शोध के लिए परमाणु भौतिक में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बात करें भाभा के करियर से जुड़ी, तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले भाभा अपने वार्षिक अवकाश के लिए भारत लौट आए थे। युद्ध ने उन्हें भारत में रहने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी की अध्यक्षता में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी में पाठक का पद स्वीकार किया। 1940 में सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के अनुदान के साथ उनके प्रायोगिक कॉस्मिक किरण भौतिक अनुसंधान का समर्थन किया। 1940 में सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट ने अनुदान के साथ उनके प्रायोगिक कॉस्मिक किरण फिजिक अनुसंधान का समर्थन किया। 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया और अगले वर्ष वह एडम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। एडम पुरस्कार प्राप्त करने के तुरंत बाद भाभा को भारतीय विज्ञान एकेडमी का फेलो और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के फिजिक अनुभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया। भारतीय विज्ञान एकेडमी की 1941 की वार्षिक बैठक में उनका परिचय देते हुए सीवी रमन ने 32 वर्षीय भाभा को लियोनार्डो दा विंची के आधुनिक समकक्ष के रूप में वर्णित किया। 20 जनवरी 1942 को भाभा ने औपचारिक रूप से कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट के प्रोफेसरशिप और नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। 1940 के अंत तक भाभा अपनी संबद्धता को वर्तमान में फिजिक्स डिपार्टमेंट इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर के रूप में सूचीबद्ध कर रहे थे, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने यूके लौटने से पहले भारत में अपने समय को एक अस्थायी अवधि के रूप में देखा। 1941 में उन्होंने रॉबर्ट मिलिकन को लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ताकि हम सभी फिर से अधिक अनुकूल परिस्थिति में पूरी तरह से वैज्ञानिक गतिविधियों की ओर मुड़ सके। हालांकि उन्हें कैलटेक में काम करने की उम्मीद थी, लेकिन मिलिकन के लिए उन्हें वहां आमंत्रित करना असंभव था। युद्ध द्वारा लगाए गए वित्त पर प्रतिबंध ने भी वोल्फगैंग पाउली के लिए भाभा को प्रिंसटन में आमंत्रित करना असंभव बना दिया। अब बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। 1943 में भाभा ने जीआरडी टाटा को एक मौलिक शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करते हुए लिखा, यदि आप और वैज्ञानिक दुनिया में आपके कुछ मित्र एक ठोस मामले के समर्थन में ठोस प्रस्ताव रखेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है कि सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट प्रतिक्रिया देगा। आखिरकार टाटा ट्रस्ट की स्थापना के मूलभूत उद्देश्य में से एक विज्ञान की उन्नति थी और वे पहले ही उस क्षेत्र में उपयोगी सेवा प्रदान कर चुके हैं। यदि उन्हें दिखाया जाता है कि वे एक नए तरीके से और अधिक मूल्यवान सहायता दे सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।
सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने अप्रैल 1944 में संस्थान शुरू करने के लिए भाभा के प्रस्ताव और वित्तीय जिम्मेदारी को स्वीकार करने का फैसला किया। जून 1945 में ट्रस्ट से अनुदान के साथ उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, जबकि TIFR ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के कॉस्मिक रे यूनिट में काम करना शुरू किया। उस वर्ष अक्टूबर तक यह बॉम्बे चला गया था। TIFR में शुरू में उस बंगले के 6000 वर्ग फुट में संचालित होता था, जहां भाभा का जन्म हुआ था। भाभा ने उस कमरे को अपना कार्यालय के रूप में ले लिया, जहां उनका जन्म हुआ था। संस्थान को 1948 में रॉयल यॉट क्लब की पुरानी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1962 में शिकागो में स्थित फर्म होलाबर्ड एडरूड आर्किटेक्ट हेलमत बार्टश द्वारा डिजाइन की गई एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन TIFR में किया गया। बॉम्बे को स्थान के रूप में चुना गया क्योंकि बॉम्बे सरकार ने प्रस्तावित संस्थान के प्रयुक्त संस्थापक बनने में रुचि दिखाई। दिसंबर 1945 में बॉम्बे परिसर का उद्घाटन करते हुए बॉम्बे के गवर्नर सर जॉन कोलविले ने कहा, हम देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उद्यम शुरू कर रहे हैं, जिसमें बड़ी दौलत, बुद्धिमानी से निवेश और लागू व्यक्तिगत पहल और सरकारी समर्थन सभी मिश्रित है। मुझे नहीं लगता कि प्रगति के लिए इससे बेहतर संयोजना हो सकती है। अगर बात करें भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की, तो 26 अप्रैल 1948 को भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि परमाणु ऊर्जा का विकास एक बहुत ही छोटे और उच्च शक्ति वाले निकाय को सौंपा जाना चाहिए, जिसमें कार्यकारी शक्ति वाले 3 लोग हो और बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे प्रधानमंत्री को जवाब दे सके। संक्षिप्तता के लिए इस निकाय को परमाणु ऊर्जा आयोग के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अनुसार परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी। नेहरू ने भाभा को आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। 3 सदस्यीय आयोग में SS भटनागर और KS कृष्णन शामिल थे। भाभा, भटनागर और कृष्णन को जुलाई 1948 में बनाई गई रक्षा मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में भी नामित किया गया था। नेहरू के अनुसार AEC के कामकाज के विवरण को 2 कारणों से राज्य रहस्य घोषित किया गया था। हमारे शोध का लाभ दूसरों को मिलने से पहले ही मिल जाएगा, और दूसरा, हमारे लिए किसी भी देश के साथ सहयोग करना असंभव हो जाएगा जो इस मामले में हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह शोध के परिणामों के लिए तैयार नहीं होगा। सार्वजनिक हो जाओ। जब भाभा ने महसूस किया कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिक विकास अब TIFR के भीतर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने सरकार को इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से समर्पित एक नई प्रयोगशाला बनाने का प्रस्ताव दिया। इस उद्देश्य के लिए बॉम्बे सरकार ने ट्रॉम्बे में 1200 एकड़ मतलब 490 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे AEET ने 1954 में कार्य करना शुरू किया। उसी वर्ष भाभा को प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग DAE का सचिव नियुक्त किया गया। परमाणु ऊर्जा को एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था, जहां पहले AEC प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय की छत्र छाया में आता था। बात करें अगर परमाणु विस्फोटक बनाने की लॉबिंग की, तो 16 अक्टूबर 1964 को चीनी परमाणु परीक्षण के बाद भाभा ने सार्वजनिक रूप से परमाणु विस्फोटक बनाने का आह्वान करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नेहरू के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की काहिरा सम्मेलन में घोषणा करते हुए मौजूदा परमाणु शक्तियों से सुरक्षा गारंटी की मांग की कि भारत की परमाणु स्थापना दृढ़ आदेश के तहत नहीं, एक प्रयोग करने के लिए, एक भी उपकरण को पूर्ण करने के लिए नहीं, जिसकी परमाणु ऊर्जा के शांति रूप उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है। 4 अक्टूबर 1964 को लंदन की यात्रा पर चीनी परीक्षण की आशा करते हुए भाभा ने कहा कि भारत ऐसा करने के निर्णय के 1.5 साल के भीतर परमाणु परीक्षण कर सकता है,
लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि ऐसा निर्णय लिया जाएगा। 28 अक्टूबर 1964 के इंडियन एक्सप्रेस के सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत भर के जनमत नेताओं ने अब भाभा के इस दावे को मान लिया कि भारत 1.5 साल के भीतर परमाणु बम विकसित कर सकता है। फिर भी यह आंकड़ा संभवतः एक अनुमान से अधिक था। 1996 में राजा रमन्ना, 1965 में परमाणु हथियार परियोजना का निर्देशन करने वाले भौतिक वैज्ञानिक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भाभा ने जो कहा था वह करना संभव था। 18 महीने में एक उपकरण का निर्माण, एक क्रैश प्रोग्राम किया जा सकता था। मुझे लगता है, लेकिन यह बहुत महंगा होता। 1965 तक भाभा ने अपने अनुमान को 18 महीने से कम 5 साल तक अपडेट कर दिया था। अगर बात करें भाभा के पुरस्कार और सम्मान की, तो भाभा की डायरेक्टर थीसिस ने उन्हें 1942 में एडम्स पुरस्कार जीता, जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके बाद 1948 में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा हॉपकिंस पुरस्कार दिया गया। इलेक्ट्रॉन द्वारा पॉजिट्रॉन के बिखरने की संभावना के लिए एक सही अभिव्यक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। इस प्रक्रिया को अब भाभा बिखरने के रूप में जाना जाता है। उनके प्रमुख योगदानों में कॉप्टन स्कैटरिंग, आर प्रोसेस और परमाणु भौतिकी की उन्नति पर काम शामिल था। उन्हें 1951 और 1953 से 1956 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक का सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1957 में उन्हें गोनविले और केएस कॉलेज ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग का मानद साथी चुना गया। उन्हें 1958 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का एक विदेशी मानद फेलो चुना गया और 1960 से 1963 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाभा ने साइंस में डायरेक्टर की गई मानद उपाधियां प्राप्त की। अगर बात करें भाभा की विरासत की, भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक और देश के इतिहास में सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद मुंबई में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 1967 में TIFR ने रॉयल सोसाइटी में भाभा के जीवन की एक प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया, जिसे बाद में TIFR के सभागार फोयर में स्थानांतरित कर दिया गया। स्वर्गीय वैज्ञानिक के सम्मान में सभागार का नाम होमी भाभा सभागार रखा गया और 9 नवंबर 1968 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भाभा ने इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रेडियो खगोल विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। ऊटी भारत में रेडियो टेलीस्कोप, जो दुनिया के लिए सबसे बड़े स्टेयरेबल टेलीस्कोपों में से एक है, 1970 में भाभा की पहल पर बनाया गया था। कई शोध संस्थानों ने परमाणु ऊर्जा विभाग से अपना प्रारंभिक धन प्राप्त किया। भाभा को देखरेख में टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भाभा ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना में विक्रम साराभाई की मदद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल 1967 से होमी भाभा फेलोशिप दे रही उनके नाम पर अन्य प्रसिद्ध संस्थान होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, एक भारतीय मानित विश्वविद्यालय और होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन मुंबई, भारत है। भाभा की मृत्यु पर उनकी संपत्ति मालाबार हिल में विशाल औपनिवेशिक बंगला, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया, उनके भाई जमशेद भाभा को विरासत में मिली थी। जमशेद कला और संस्कृति के एक उत्साही संरक्षण ने बंगले और इसकी सामग्री नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स को सौंप दिया, जिसने केंद्र के रखरखाव और विकास के लिए धन जुटाने के लिए 2014 में 372 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी की। होमी भाभा के स्मारक के रूप में इसे संरक्षित रखने के कुछ प्रयासों के बावजूद गोदरेज परिवार की मालिक
श्वेता कृष्णा गोदरेज द्वारा जून 2016 में बंगले को ध्वस्त कर दिया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रहे, वो अंतरिक्ष क्षेत्र में शोधा कार्य करना चाहते थे और यही प्रस्ताव उन्होंने भारत सरकार के आगे रखा और भारत सरकार ने 1961 में उनके प्रस्ताव को मान्यता दे दी। तब भाभा दिन रात अपने स्पेस में रिसर्च के स्वप्न देखने लगे। दुर्भाग्यवश जिनोवा जाते वक्त उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। पर कहते हैं ना, व्यक्ति अपने कामों द्वारा हमारे बीच जीवित होता है, तो डॉक्टर भाभा भी आज हमारे बीच अपने कामों द्वारा ही मौजूद है। भाभा के द्वारा बनाए गए संस्थानों में प्रशिक्षित व्यक्ति आज भारत के विकास के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अब अगले प्रोग्राम के लिए आप देखते रहिए जनादेश न्यूज।